नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। राजस्थान में इस साल की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसको समझते समझते अचानक तारीख भले ही बदल गई हूं, लेकिन जैसे जैसे लोगों को ये एहसास हो रहा है कि इतना जल्दबाजी में कोई फैसला, अगर कोई लिया जा रहा फैसला आने वाले समय को प्रभावित करेगा, तो निश्चित ही वो शायद आखिरी दिन ही लिया जाता होगा। कोई ऐसा फैसला जिसको चैलेंज ना किया जा सके, उसे शायद आखिरी दिन ही लिया जाता होगा। ऐसा क्या हुआ? असल मायने में हमारे राज्य में 1 जनवरी 2026 से अब मई 2027 तक किसी भी जिले की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ये सरकारी आदेश है। क्यों नहीं किया जा सकेगा? कारण ये है कि हमारे राज्य में परिसीमन होना है, डिलिमिटेशन होना है, लेकिन परिसीमन से पहले जनगणना होनी है, और वो जनगणना 1 जनवरी 2026 से 27 मई 27 के बीच में होनी है। अब ऐसे में 2027 तक जो 1.5 साल है, इसमें कोई प्रशासनिक फेरबदल किसी जिले में नहीं किया जाएगा, ताकि वो जो लिस्ट अपडेट होती है जनगणना के समय, उसमें कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत इसमें है भी नहीं। लेकिन राज्य सरकार ने 31 दिसंबर की रात 2025 में एक फैसला किया, और उस फैसले का आदेश बाहर आया, जिसमें पता चलता है कि राजस्थान के दो राज्य, बाड़मेर और बालोतरा, इनकी तहसीलों में परिवर्तन कर दिया गया है। मतलब बालोतरा की कोई तहसील निकाल करके बाड़मेर में डाल दी, और बाड़मेर की कोई तहसील निकाल के बालोतरा में डाल दी। बाड़मेर से बालोतरा और बालोतरा से बाड़मेर का जो ये एक्सचेंज है, ये तो सरकार कर सकती है। लेकिन इसके सियासी समीकरण जब हल होते हुए आए, तो निकल कर ये आया कि अल्टीमेटली सरकार की मंशा तो उस क्षेत्र में जो जाट राजनीति है, उसे प्रभावित करने की है। जो जाट वोट है, जो एकजुट होकर के वहां के लोकल विधायकों को मिल रहा है, जाट विधायक बना रहा है, उसे तोड़ने की है। ये बात जैसे जैसे आगे निकलती गई, दोनों तरफ से, जो सत्ता में है और विपक्ष में है, उनकी प्रतिक्रियाएं आने लगी। प्रतिक्रिया में, चूंकि वर्तमान में वहां पर जो विधायक हैं बायतू से, वो कांग्रेस से हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के फिलहाल प्रभारी बने हुए हैं, चुनाव प्रभारी बने हुए हैं। ऐसे में हरीश चौधरी जी का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का परिसीमन हो जाएगा भविष्य में, इस बात को लेकर के बीजेपी खुश है, और कांग्रेस इस बात पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान के कुल 41 जिले, 33 से लेकर के 41 तक पहुंचने की जर्नी में पहले 33 से 50 जिले बने, और 50 से अब 41 रह गए। उसमें ये दो जिले बाड़मेर और बालोतरा आज हमारी चर्चा के विषय हैं। राज्य सरकार का जो फैसला आया, जो कि पार्टी की राजनीति से ज्यादा प्रभावित लग रहा है, ऐसा लोगों का मानना है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में बीजेपी के कार्यकर्ता खुश और कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ऐसा है, तो इसका मतलब प्रशासनिक से ज्यादा ये पार्टीगत राजनीति के अंदर लिया गया फैसला लगता है। क्या है मसला? मसला यह है कि राजस्थान के दो जिलों का रातों रात भूगोल बदल दिया गया। डिलिमिटेशन हुआ राजस्थान के दो जिलों के बॉर्डर्स का, बाड़मेर और बालोतरा जिले का। बाड़मेर और बालोतरा में सरकार ने किया क्या? राजस्व विभाग ने दोनों जिलों के इलाकों का कुछ पुनर्गठन कर दिया। पुनर्गठन के अंदर बायतू उपखंड को तो बालोतरा से निकालकर बाड़मेर में शामिल कर दिया गया, और बाड़मेर का जो गूढ़ा मनाली और धोरी मन्ना है, उसे बालोतरा में शामिल कर दिया गया। जैसे ही ये सब चीजें आई, तो इसके पीछे अलग अलग प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई। नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से आया, बाड़मेर और बालोतरा का, बालोतरा के अंदर धोरी मन्ना और गूढ़ा मनाली शामिल हो गए। इस तरह से कुल सब डिवीजन, उपखंड बालोतरा के अंदर 5 हो गए, और न जो तहसील हैं वो 9 रह गई। ऐसे ही बाड़मेर के अंदर बायतू को शामिल करके 7 उपखंड बाड़मेर में आ गए, और 11 तहसील बाड़मेर में शामिल हो गई। तो कुल मिलाकर के अब 11 तहसील बाड़मेर में है, 7 उपखंड हैं। ऐसे ही बालोतरा के अंदर 5 उपखंड हैं और 9 तहसील हैं। ये जो पूरा परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन में बायतू का बालोतरा से बाड़मेर में चला आना, और गूढ़ा मनाली धोरी मन्ना का बालोतरा में चला जाना, यही सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना रहा। नोटिफिकेशन की खुशियां जिसको होनी थी, वो जिनको लगता है कि अब जो जिलों का परिसीमन हुआ है, आने वाले समय में इसी को आधार मानकर विधानसभा सीटों का भी परिसीमन हो जाएगा, और इसी तरह से विधानसभा सीटों में जहां बायतू के साथ में अन्य जो जगह जो जुड़ी हुई थी, वो बालोतरा में चली गई हैं, तो बायतू आने वाले समय में विधानसभा सीट संभवतया खत्म हो जाएगी। अभी मैं उसको मैप पर भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो कुल मिलाकर के
बालोतरा का जो बायतू था अब वो बाड़मेर का बायतू बन गया है। आप इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। बायतू का हेरफेर और बायतू के साथ जुड़ी हुई जो अन्य तहसीलें हैं वो फिलहाल के लिए सुर्खी बनी हुई हैं। ये आपके सामने दोनों जिलों मतलब दोनों जिलों के तहसील और उपखंड की बातें हैं। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से मैप पर समझते हैं। बायतू तहसील में जो गिडा और पाटौदी था ना, इसको अब बालोतरा में शामिल कर दिया। तो जो बायतू एरिया था, बायतू जो कस्बा है, उसको तो बाड़मेर में शामिल कर दिया और उसके साथ वो गिडा जो पाटौदी था, इसे बालोतरा में शामिल कर दिया, बालोतरा जिले में शामिल कर दिया। ऐसे ही आडेल और पायला कला जो है इसको बालोतरा में शामिल कर दिया गया और गूढ़ा मनाली, धोरी मन्ना, आडेल ये और जो आडेल है इसे बाड़मेर में शामिल कर दिया गया। तो आडेल बाड़मेर में चला गया, धोरी मन्ना, गूढ़ा मनाली बालोतरा में चला गया। टेक्निकली पहले जो गूढ़ा मनाली, धोरी मन्ना बाड़मेर के बिल्कुल नजदीक था, अब वो बालोतरा से बहुत दूर हो गया। लेकिन बालोतरा सिटी यानी कि जो जिला हेडक्वार्टर है उससे इसकी दूरी तो बढ़ गई, लेकिन ये परिसीमन या फिर ये जो परिवर्तन है ये बाड़मेर की सीट को काटने के लिए था और बालोतरा की तरफ इसे डालने के लिए था। अर्थात पहले तक ये फिर भी जिला हेडक्वार्टर के नजदीक था, अब ये जिला हेडक्वार्टर से दूर हो गया। तो इसका विरोध लोग इस व्यवस्था पर भी कर रहे हैं कि जिला हेडक्वार्टर जाने में, प्रशासनिक कार्यों को कराने में लोगों को दिक्कत आएगी। इससे गूढ़ा मनाली विधानसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा बालोतरा जिले के अंदर चला गया और बायतू उपखंड बाड़मेर जिले में चला गया, जबकि बायतू का जो गिडा और पाटौदी तहसील है वो बालोतरा जिले के अंदर शामिल हो गई। अब इसके बाद जो सेकंड बात है वो ये कि 31 दिसंबर के करने के पीछे जो रणनीति थी वो 1 जनवरी से जनगणना शुरू होने की जो प्रशासनिक सीमाएं हैं वो मई 2027 तक जाती हैं। तो ऐसे में अब जनगणना जो है उसका कालखंड चलता रहेगा, इसलिए कोई भी परिवर्तन भविष्य में नहीं होगा। ये मान करके सारे काम किए जा रहे हैं। परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि इन जिलों के आधार पर ही विधानसभा सीटों का भी परिसीमन हो जाएगा और बायतू से कांग्रेस विधायक जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी हैं, हरीश चौधरी, उनको इस वजह से सियासी नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ में जो अन्य 2 जगह थी अब वो बालोतरा में चली गई हैं। वहीं गूढ़ा मनाली के जो मंत्री के विश्नोई का क्षेत्र है, गूढ़ा मनाली के मंत्री, वो इस बदलाव के पीछे स्थानीय राजनीति से फायदा पाते हुए दिखेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, वर्तमान में 200 सीटें जो हमारी विधानसभा में है, परिसीमन के बाद इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। बाय द वे, परिसीमन क्या होता है? जैसा आप जानते हैं कि समय के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि या कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या में कमी देखने को जब मिलती है तो किसी विधानसभा क्षेत्र में कितने मतदाता वोट देंगे या कौन सी जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है, एससी एसटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व उन क्षेत्रों में है या नहीं, हर बार 10 साल में होने वाली जनगणना के पीछे यह प्लान किया जाता है कि इस आधार पर उस क्षेत्र की जनसंख्या को अपना सही से उचित प्रतिनिधित्व मिले। इसके लिए क्षेत्रों का पूरी तरह से मार्किंग करके डिलिमिटेशन किया जाता रहा है। हमारे देश में यह काम 1962, 72, 73, फिर 2002, 83 इन सब में होता आया है। बहुत से ऐसे डिसीजंस हैं जो परिसीमन की वजह से प्रभावित हुए हैं। आगे चल के उनको हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल हमारे राज्य में 200 विधानसभा सीटें हैं। अब चूंकि 2026 में, क्योंकि 2021 में जो जनगणना होने वाली थी वो कोरोना के काल में नहीं हो पाई थी, 2026 में जनगणना होगी। तो जनगणना के बाद तुरंत परिसीमन होगा और उस परिसीमन में आने वाले समय में विधानसभा सीटों की संख्या और लोकसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है। ठीक है, इन क्षेत्रों के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं और तय किया जाता है कि किस तरह से कार्यक्रम वोटिंग के लिए सब तरह से बराबर होते हुए चले, कि सबको सही प्रतिनिधित्व मिले। इस काम को करने के लिए परिसीमन आयोग बनाया जाता है जिसको संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया जाता है। भारत में 52, 62, 72 और 2002 में परिसीमन मतलब अधिनियम के आधार पर परिसीमन आयोग 4 बार स्थापित हुआ है। 52, 63, 73 और 2002 के अंदर, 83 में नहीं था। पहला सपरिसीमन कार्य राष्ट्रपति की मदद से, निर्वाचन आयोग की मदद से वर्ष 1950-51 के अंदर किया गया था। जनसंख्या के कारण यह सब किया जाता है, यह हमने आपको बताया। भारत में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है जो पूरी तरह स्वतंत्र होता है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके साथ साथ सदस्य में चुनाव आयोग के कुछ प्रतिनिधि होते हैं और उस संबंधित राज्य के विधायक या सांसद भी इसके अंदर शामिल होते हैं। और आधार किसे बनाया जाता है? ताजा जनगणना के जो आंकड़े हैं उन्हें आधार बनाकर ऐसा किया जाता है। ठीक है,
परिसीमन में कमीशन जो है वो सीटों की संख्या नहीं बढ़ा पाता, लेकिन सीमाएं बदल पाता है फिलहाल के लिए। भविष्य में सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी, ऐसा आने वाले समय में संभावित है। रीजन, 1976 के अंदर जो परिसीमन हुआ था, जो 72 के हुए परिसीमन का रिजल्ट था, तब से ही उस समय की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें फिक्स की हुई हैं। तो लोकसभा की सीटें 2026 तक के लिए फिक्स चल रही हैं। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या का आधार अभी भी 1971 वाला लिया हुआ है। लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। सरकार का प्रयास है, इसी कारण नई संसद का निर्माण हुआ है, ताकि उसमें बड़ी संख्या के अंदर सांसदों को बिठाया जा सके। तो इसी चलते परिसीमन को किया जा रहा है। जनगणना के बाद में अब नया परिसीमन होगा और उसमें यह देखा जाएगा कि कैसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। राजस्थान के अंदर जो 200 विधानसभा सीटें हैं, ये 2008 के परिसीमन के आधार पर हैं। गुढ़ा मनाली के अंदर जो मंत्री जी बिश्नोई हैं, उनका कहना है कि अब इस क्षेत्र में इतना विकास होगा कि जनता माने मतलब विपक्ष जो है वो देखता रह जाएगा। वहीं इस क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से जो विधायक हरीश चौधरी जी हैं, वहां से जो उनके साथ संबंधित लोग जुड़े हुए हैं, वो ये मानते हैं कि यहां पर राजनीति असल में जाति की जा रही है। ये बात सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के माध्यम से भी सामने आती है। यहां पर लिखा गया है कि बाड़मेर बालोतरा की राजनीति कैसे खत्म हो और वहां पर एक जाति का यानी जाटों का प्रतिनिधित्व कैसे कम हो, यह प्रयास करने में सरकार लग रही है। सरकार के द्वारा गांव की जिला मुख्यालय से 275 किलोमीटर दूरी कर दी गई है। यह दर्शाता है कि जाति विशेष की राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। यही कारण है कि आज के हमारे सेशन में इस बात का जिक्र हो रहा है कि क्या हरीश चौधरी की राजनीति को प्रभावित करने के लिए यह किया जा रहा है। क्या राज्य में बीजेपी जब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा ली है, उसके बाद से जाटों के खिलाफ, और इसके पीछे का बड़ा कारण 2024 में जाट बाहुल्य क्षेत्रों में लोकसभा में जो बीजेपी की हार हुई, जहां 2014 और 19 में लगभग क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी आ रही थी उन जाट बहुल्य जिलों के अंदर, वहां पर 2024 के इलेक्शन हुए, लोकसभा चुनाव हुए, जिन जिन क्षेत्रों में जाट बाहुल्य था वहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। तो क्या ऐसे में बीजेपी 2024 में हुए इलेक्शन में मिली हार का बदला ले रही है? इस प्रकार के सवाल अब उठ रहे हैं। इसके पीछे क्या कोई ऐतिहासिकता है क्या? जाटों की राजनीति का बीजेपी कांग्रेस के साथ कनेक्शन है क्या? क्या ऐसा है क्या कि बीजेपी के साथ कभी जाट रहे ही नहीं या फिर रहना नहीं चाहते? तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि 14 और 19 में जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था लोकसभा चुनाव में, और इसी के चलते क्लीन स्वीप करके मोदी जी आए थे। 2024 में नहीं दिया। तो क्या इसका कुछ इतिहास भी रहा है? इतिहास रहा है। जाटों की राजनीति का राजस्थान में एक स्विंग वोटर की तरह से इतिहास रहा है। जाट कभी कांग्रेस के साथ और कभी बीजेपी के साथ रहा है। राजस्थान में जो जाट समुदाय की आबादी है वो 12 से 15% के आसपास मानी जाती है, लेकिन जनगणना के बाद और स्पष्ट तरीके से आंकड़े निकल कर आएंगे। और वो शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर, इन इलाकों में प्रभावशाली तरीके से पाए जाते हैं। जाटों की वजह से 50 से 60 विधानसभा सीटें सीधी सीधी कई लोकसभा सीटें भी सीधा सीधा जाट वोट से प्रभावित होती हैं। अगर हम राजस्थान के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो वर्ष 47 से लेकर 60 तक राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, तब सारे जाट लगभग कांग्रेस के साथ थे, क्योंकि कांग्रेस ही एक मुख्य पार्टी के रूप में निकल कर आई। 1970 में जाटों में मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा उभरी, क्योंकि इनके कई नेता जैसे रामनिवास मिर्धा, राम नारायण चौधरी, ये दावेदार बने लेकिन सीएम नहीं बन पाए। 1980 में बीजेपी, जो कि शुरुआत में जनता पार्टी के रूप में शुरू हुई थी, वो की शुरुआत जाट मुख्य रूप से उस समय भी कांग्रेस के साथ ही थे। ये अगर राजस्थान के अंदर प्रमुख जिलों को जाट के बाहुल्य से दिखाया जाए तो आप पाएंगे कि उत्तर की तरफ के जो राज्य हैं, जिले जो हैं राजस्थान में, उनमें जाट बाहुल्य हैं, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, और भी जयपुर, अजमेर और बाड़मेर। यहां पर जाटों की परसेंटेज बहुत अधिक है। जाट राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के साथ आता जाता रहा। 1990 के अंदर, मतलब इस प्रकार से समझिए कि जिसकी सरकार बन रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं जाट वोट का बड़ा हाथ है। 1990 में भैरों सिंह शेखावत जी की जब सरकार बनती है, बीजेपी पहली बार जब सत्ता में आती है, तब जाट कांग्रेस के साथ था। लेकिन 99 और 20 मतलब 2000 के बीच में अटल जी के नेतृत्व में राजस्थान के जाटों को ओबीसी का आरक्षण दे दिया गया था। केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में
राजस्थान के जाटों को मौका मिला था। और उस समय जो जाट आरक्षण समिति थी, उसके प्रवक्ता के रूप में जगदीप धनखड़ जी ने नेतृत्व किया था। जाट नेता के रूप में, जो कि झुंझुनू के जाट नेता थे, उन्होंने प्रवक्ता के रूप में उसका मतलब एक तरह से आंदोलन को लीड किया था। तो बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर उस वजह से, आरक्षण में शामिल होने की वजह से आया था। लेकिन यहां ध्यान देने की बात यह है कि उस समय भरतपुर धौलपुर के जाटों को शामिल नहीं किया गया था। इसके साथ जाटों का बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बना और धनखड़ जाट नेता के रूप में बाहर निकल कर आए, जिनको आपने उपराष्ट्रपति के रूप में देश के अंदर देखा। 2000 से 2014 के बीच में जब ये अटल जी का जब ये एक्शन हो गया, तो जब वसुंधरा सीएम बनी तो जाटों का अच्छा प्रतिनिधित्व था और बीजेपी के अंदर मजबूत पकड़ थी। 8 से 13 में कांग्रेस जब सत्ता में आई तो जाट वोट कांग्रेस की ओर खसक गए। 2013 में बीजेपी की बड़ी जीत होती है और जाट वोटों का मिक्स असर देखने को मिलता है। 2014 से जो 23 रहा, इसमें लोकसभा में जिस प्रकार से बीजेपी जीतती चली आई तो जाट बीजेपी के साथ खड़ा था। लेकिन 23-24 में बीजेपी जीतती है, भजनलाल शर्मा नॉन जाट सीएम बनते हैं और जाट वोट का मिक्स असर देखने को मिलता है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव होता है तो यहां पर सीधा सीधा जाट बहुल क्षेत्रों में बीजेपी को नुकसान होता है। गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, इन क्षेत्रों में जहां पर जाट बहुल थे, यहां पर सीधा सीधा बीजेपी को नुकसान होता है। जो बीजेपी पहले 2014 में 19 में मतलब पहले 2014 में 25 सीटें लाई, 19 में 24 सीटें लाई, वो सीधा 14 सीटों पर आ टिकी। 2024 के इलेक्शन में 11 सीटों का सीधा नुकसान बीजेपी को राजस्थान में जो हुआ, उसमें मेजर नुकसान जिन क्षेत्रों में था वहां पर जाट बहुल थे। ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक था। यही कारण है कि जगदीप धनखड़ के जब इस्तीफे हुए तो उस समय पर भी यह बात कही गई कि क्या जाटों से परेशान होकर या जाटों से बदला लेने के लिए उनके प्रतिनिधित्व को वो हटा रही है। 2022 के अंदर जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया था, लेकिन 24 में जब वो आप सत्ता में नहीं आई, इसका मतलब जगदीप धनखड़ का जाटों पर प्रभुत्व कम रहा या फिर उनकी पकड़ कम रही। इसके चलते 25 में धनखड़ का अचानक इस्तीफा होता है और इस्तीफे के बाद के तमाम प्रकार के कारण लगाए जाते हैं। कहते हैं कि साहब बीजेपी जो है वो जाटों से नाखुश होकर के उनका प्रतिनिधित्व कम कर रही है। हाल ही में जो हरीश चौधरी के साथ जो हुआ या फिर जो बाड़मेर बालोतरा का मामला चला, उसमें भी कहीं ना कहीं यही समीकरण डिस्कस किए जा रहे हैं। ये हरीश चौधरी जिस क्षेत्र से आते हैं, बायतू विधानसभा क्षेत्र से, उसे दो भागों में बांटकर भविष्य में विधानसभा सीट को खत्म करने की योजना संभवतः बनाई जा रही हो, ताकि जाटों को जाट प्रतिनिधित्व ना मिल सके। इस तरह की बातें की जा रही हैं। राजस्थान में अब तक एक भी जाट मुख्यमंत्री नहीं रहा है। जाट बड़ी संख्या में राज्य के अंदर जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी प्रमुखता से मांग जाट सीएम चेहरा देखने की रही है, लेकिन वो आज तक किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं प्रस्तावित किया गया है। इसके पीछे हर जाति के, हर पार्टी के अपने मतलब थॉट प्रोसेस है। उनका कहना है कि जिस भी जाति का परसेंटेज ज्यादा हो, अगर उसका प्रतिनिधित्व भी हो जाए और वो ही मुखिया बनाने लगे तो अन्य जातियां उनके साथ सहज नहीं रह पाती। बीजेपी इस प्रयोग को बखूबी करती आ रही है। जिस तरह से हरियाणा जाट बहुल राज्य है, लेकिन वहां पर नॉन जाट सीएम को बीजेपी ने हमेशा प्रस्ताव में रखा है। उत्तर प्रदेश यादव बहुल राज्य है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी को सीएम प्रोजेक्ट किया गया। मध्य प्रदेश के अंदर यादव इतनी परसेंटेज में नहीं है तो वहां पर यादव सीएम रखा गया। राजस्थान में ब्राह्मण जाटों से ज्यादा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण सीएम का चेहरा देकर के बहुत सी जगह ब्राह्मणों के डिमांड को सेटल किया गया। तो जो कम परसेंटेज में, जैसे कांग्रेस ने अशोक गहलोत जी को लंबे समय तक, चूंकि वो माली समाज से आते हैं, उनका वोट परसेंटेज बार्गेनिंग पावर नहीं रखता, फिर भी उन्हें सीएम बनाकर सभी को साथ लेकर चलने की कांग्रेस भी लंबे समय से रणनीति निभाती आ रही है। बहुत ही कम परसेंटेज में हमारे राज्य के अंदर, राजस्थान में, कायस्थ, दलित, राजपूत, इन सबके प्रतिनिधित्व जातीय परसेंटेज के आधार पर होते हुए भी, कम प्रतिनिधित्व होते हुए भी, इन्हें राज्य के अंदर मुखिया की भूमिका मिली है। नेताओं के इसमें अपने अपने बयान रहे। हरीश चौधरी जी, उन्मेदी लाल बेनीवाल, हेमाराम चौधरी, सब ने अपने अपने तरीके से बयान दिए। हरीश चौधरी जी ने कहा, तुम इधर भेजो मुझे, तुम उधर भेजो मुझे, नक्शों से खेलो जाओ, जिधर भेजो मुझे, मैं नहीं डरूंगा और अपनी तरफ से ये अड़े रहेंगे और चुनाव के लिए मेहनत करेंगे। सभी जो भी प्रभावित हैं उनकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आई। उनकी प्रतिक्रियाओं में ये सिंपल सी बात थी कि राज्य सरकार की असल मंशा वोट के लिए राज्यों का परिसीमन करना है। असल मायने में अगर परिसीमन प्लान होता तो ऐसा नहीं होता कि उपखंडों से जिला मुख्यालय को पहले कम दूरी से बढ़ाकर ज्यादा दूरी किया गया होता। उपखंड की जिला मुख्यालय से दूरी बढ़ना
जिले के लिए कोई भी प्रशासनिक रूप से बेहतर कार्य नहीं है। जहां गुड़ा मनाली से बाड़मेर पहले 78 किलोमीटर हुआ करता था, धोरी मन्ना से बाड़मेर 71 किलोमीटर हुआ करता था, अब गुड़ा मनाली से बालोतरा 103 होगा और धोरी मन्ना से बालोतरा 122 किलोमीटर होगा। तो बोले ये किसी भी प्रकार से सूझबूझ का कार्य नहीं है। इस बात को लेकर के पूरी तरह से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया है। अब जनता समझदार है, वो अपने तरीके से इस विषय पर अपनी अपनी राय रखेगी। विधायक और सांसद अपनी अपनी बात रखते आ रहे हैं। पार्टी पॉलिटिक्स है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये जाट राजनीति को प्रभावित करने के लिए है या वाकई में कोई प्रशासनिक कार्य है जो आप और हमको दिखाई नहीं दिया था, उस वजह से ये हुआ है, या फिर राज्य सरकार जब चाहे परिसीमन कर सकती है, इसमें आप और हम पूछने वाले कौन होते हैं? आप इस विषय को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपने साथियों से भी इसे अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।